अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोबारा मैं थोड़ा सा बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफिकेट है एंट्री लेवल का, फंडामेंटल। इसमें देखो ना, नाम में क्या आ रहा है, फंडामेंटल, एंट्री लेवल का है, यानी इसको देने के बाद एडवांस लेवल के भी आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये कोर्स है जो कि आपको इंटरनेशनली जो है वो एआई की फील्ड में एंटर करता है। और इसमें मैं आपको ना नट शेल में आइडिया देता हूँ होता क्या है। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। पाकिस्तान में जो है वो कॉर्बेट का इदारा है जो इसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, हम भी उन्हीं से ही जो है रब्ता करते हैं इस हवाले से। $55 इसकी फ़ीस है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, आपका आईडी पासवर्ड लेके आउटलुक पे जो बना होता है और वो उस पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आपकी एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दी जाती है। उस टाइम स्लॉट में होता ये है कि आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है। आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसमें नंबर पोर्टेड ना हो, मतलब जो कि किसी सिम जो होती है वो किसी और की होती है और नंबर कोई और होता है, वो पोर्टेड ना हो। और इसके अलावा इंटरनेट हाई क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 2 MB का 4 MB का, कम से कम 8 से 6 MB का इंटरनेट अवेलेबल होगा, तो वो नहीं तो वो बीच में इंटरप्शन आ जाती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ड्यूरिंग जब आप जो है ये कर रहे होते हो, ऑनलाइन कोर्स दे रहे होते हो, तो मतलब ये जो टेस्ट दे रहे होते हो उसमें इंटरप्शन आ जाए ना तो वो बंद भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और लैपटॉप सही होना चाहिए उस वक्त, कोई उस पर प्रॉपर कैमरा चलता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कैमरा नहीं चल रहा और कोई मसले मसाइल, अपडेट्स कोई आ गई बीच में, तो इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। 3-4 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक आईडी कार्ड का, मोबाइल नंबर का, मोबाइल होना चाहिए पास, लैपटॉप पास होना चाहिए जिसमें कैमरा फैसिलिटी अवेलेबल हो और कैमरा ठीक हो। तो ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। और उसका ये होता है कि फिर आपको वो लॉगिन भेज देते हैं। लॉगिन आपने होना है, उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले जो करंट टाइम है ना, लेट से आपको 11 बजे का टाइम मिला है कि 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 11 बजे से आधे घंटा पहले आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है अपनी, क्योंकि वो ज़रा लेंथी प्रोसेस है तो उसमें टाइम लगता है। वो नाम वगैरह सारी चीज़ें पूछते हैं आपसे, आपके मोबाइल पे SMS आता है और फिर वो मोबाइल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होती है, फिर लैपटॉप के ज़रिए होती है। वो खैर मसला नहीं है, हम साथ अवेलेबल होंगे, करवा देंगे। और इसके अलावा एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में भी शेयर कर दूंगा कि पूरा प्रोसेस की ना, कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। वो वीडियो में मैं ग्रुप से शेयर कर दूंगा आपसे, तो वो भी देख सकते हो आप। और इसके अलावा ये होता है कि जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है ना, तो टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आपको एक इन्विजिलेटर अलॉट होगा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, आपसे हेलो हाई करेगा इंग्लिश में ही, और नॉर्मल इंग्लिश होती है, वो सारे बोल लेते हैं, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि सबसे पहले वो आपसे कहेगा कि आपका जो है ना वो इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग में कोई होना नहीं चाहिए, आप रूम में अकेले हो। आप अगर हाँ कहोगे तो वो पूछ भी लेगा कि भाई हाँ जी मुझे दिखाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कैमरा आपका एक्सेस है उसके पास, और वो कहेगा कि सारा जो है वो मुझे रूम दिखा दो। आप रूम देखेगा आपका, मतलब आप लैपटॉप को थोड़ा उठाओगे इस तरह करके सारा रूम दिखा दोगे उसको कि भाई रूम में कोई अवेलेबल नहीं है, आई एम अलोन हियर। और उसके बाद एक चीज़ और होती है, वो फिर आपसे ये कहेगा कि आपके पास कोई रीडिंग मटेरियल तो नहीं है किसी किस्म का, मुझे अपने लैपटॉप से रिलेटेड जो है ना, बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि आपका चार्जर लगा होता है, वो पूछ लेगा ये चार्जर क्या तार आ रही होती है, किस चीज़ की तार है, वो आप कहोगे चार्जर की तार है। वो समटाइम ये देखना चाह रहा होता है कोई LCD अटैच तो नहीं है साथ में, या आपने कोई रीडिंग मटीरियल तो ऐसा नहीं रखा हुआ अपने पास। तो ये 2-3 चीज़ें पूछता है आपसे, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका वो टेस्ट स्टार्ट कर देता है। पूरे टेस्ट के दौरान आपके पास, आप ये कह लो कि आपका जो टेस्ट होगा ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट का होगा, हद 40 मिनट तक का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। उसमें यह है कि वो आपको देख रहा होगा थ्रू कैमरा, आपने सीधे होकर बैठना है, आसपास ऐसे नहीं करना। अगर आपने ऐसे किया ना, वो बीच में आपसे पूछने लग जाएगा आप कहाँ देख रहे हो, और अगर ज़्यादा आपने थोड़ा सा वो मतलब रेजिस्टेंट दिखाई तो वो वहीं पे टेस्ट कैंसिल भी कर देगा आपका। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है, इधर उधर मूव नहीं करना, और अपने जो फोकस है उस पर रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ है, हमने टेस्ट दिलवाए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बीच में अगर इंटरनेट चला जाता है तो वो बाज़ दफ़ा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोशिश करो कि इंटरनेट पहले से सही हो, ठीक है। और ये चीज़ का, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने बोलना नहीं है, मतलब बाज़ लोगों को आदत होती है ना रीड करने की सवाल को थोड़ी ऊंची आवाज़ के साथ, तो वो चीज़ नहीं करनी, दिल में ही उसको सवाल को रीड करना है आपने, ठीक है। और ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये है कि आपके पास नॉर्मल 30 से 35 MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और उनके आपने
टिक करना होता है। समटाइम एमसीक्यूज में 2 आपके पास एमसीक्यूज भी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एमसीक्यूज करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने आज ना एक टेस्ट रखा है, ठीक है, उसमें आपका आइडिया आपको हो जाएगा। वो सवाल वही है उस टेस्ट में जो मैं आज लूँगा आपसे, जो ऑलमोस्ट हमने उधर से ही निकाले हैं टेस्ट के, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट है, नाम आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एआई फंडामेंटल। और अज्योर क्या चीज़ है, इस पर बात करते हैं आगे जाके ना। अच्छा, अब इसमें है क्या क्या, पहले तो एक चीज़ होती है ना कि कोर्स की आउटलाइन क्या है। आउटलाइन में ना 3 मेन टॉपिक है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एनएलपी। इसमें सीवी भी ऐड कर दूँ साथ में, कंप्यूटर भी है, डीप लर्निंग नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से वो क्वेश्चंस करेगा। क्वेश्चन याद रखो, कोडिंग नहीं होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। तो वो भी हम 2-3 टेस्ट लेंगे, आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि टेस्ट किस तरह का आएगा। तो ये 4 टॉपिक्स होते हैं इसमें। इसके अलावा अगली चीज़ है कि अज्योर का वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है। ये क्या चीज़ है, AZURE, ठीक है। अज्योर बेसिकली ना आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अब क्लाउड का आइडिया है सबको, क्लाउड क्या होता है। क्लाउड जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स। क्लाउड बेसिकली एक ऐसी सर्विस होती है आपकी जो आपको ना ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करती है। मतलब इनिशियल जब इसका कॉन्सेप्ट आया था ना क्लाउड का, कि क्लाउड सर्विस का कॉन्सेप्ट आया था, उसमें ये था कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप ऑनलाइन, जिस पे आप अपना डाटा स्टोर कर सको। इनिशियल कॉन्सेप्ट तो ये आया था। तो फिर लोगों ने क्या किया, कुछ इनिशियली उन्होंने क्या किया, फ्री में कुछ स्पेस देना शुरू कर दी। जैसे गूगल ड्राइव हमें 15 GB देती है, ठीक है। और अगर हम वन ड्राइव का अकाउंट बनाए या फिर आउटलुक का अकाउंट बनाए तो हमारे पास 5 GB हमें स्टोर मिलता है। या फिर जिसके पास एप्पल का आईफोन है तो उस पर उसको आई क्लाउड जो है उसका भी 5 GB मिलता है, आई थिंक। तो ये सारी बेसिकली क्लाउड स्टोरेज है जिस पे हम अपना डाटा, ऐसा डाटा जो हमें डर होता है कि यार कहीं लॉस हो सकता है हमारे पास, या कोई हो सकता है कि हमारा हार्ड ड्राइव खराब हो जाए, इंपॉर्टेंट डाटा जो आप स्टोर कर सके। इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस चीज़ को ना और कामों के लिए यूटिलाइज किया जाए। तो फिर क्या किया, फिर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स चीज़ें जैसी चीज़ें भी सामने आ गई। यानी अब क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख रहे होते हो, वो वीडियो कहीं ना कहीं अवेलेबल है। अब जैसे क्लाउड है ना, क्लाउड का डाटा ये नहीं कि हवा में है या बादलों में कोई डाटा है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्लाउड है, मतलब ये है कि आपका जो डाटा, लेट्स से गूगल ड्राइव की मिसाल लेते हैं, गूगल ड्राइव के सर्वर पे फिजिकली कहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे फेसबुक का आप अकाउंट बनाते हो ना, तो फेसबुक पे अकाउंट पे आप जो पोस्ट डाल रहे होते हो या पिक्चर्स ऐड कर रहे होते हो, वो पोस्ट और वीडियोस कहीं फेसबुक का डाटा सेंटर है अमेरिका में। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर सिस्टम्स या सर्वर्स पड़े हुए हैं जिनमें ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ हार्ड डिस्क का डाटा लगी हुई है फिजिकल। और वहाँ पे वो क्या होता है कि आपको इतनी स्पेस अलॉट कर दी जाती है कि भाई ये 15 GB टू दिस पर्सन, ठीक है। अब वो इसमें जो भी इसको डिलीट करे, राइट करे, वो सारा उसका मसला है। तो ये सारी चीज़ें, अब यूट्यूब पे जो आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, वो वीडियो भी यूट्यूब के डाटा सेंटर में कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो वीडियो पड़ी है, आप क्या करते हो, आप जस्ट अपना आईडी, वो लिंक देते हो उसको। वो लिंक क्या है, वो लिंक एक एड्रेस होता है। वो उस एड्रेस के जरिए आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। तो वो क्या होता है कि फिर वो वीडियो आपको एक्सेस होना शुरू हो जाती है और रियल टाइम पे चलना शुरू हो जाती है। यानी ये वीडियो ओवर द क्लाउड ही चल रही है, ओवर द एयर ही चल रही है। 2 वर्ड यूज होते हैं ना, ओवर द क्लाउड या ओवर द एयर, ठीक है। तो ये चीज़, अब नेटफ्लिक्स जब आया तो पहले उन्होंने कहा यूट्यूब पे इसको स्टार्ट किया शॉर्ट वीडियोस पे, फिर उन्होंने क्या किया, नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज लॉन्च कर दी जिसमें पूरी मूवीज जो है वो ऑनलाइन पड़ी हुई। यानी इस चीज़ को अब आगे वाइड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सिर्फ डाटा स्टोर के लिए ना महदूद किया जाए, इसको यूट्यूब के लिए भी किया जाए, इसको फिर इस काम के लिए भी किया। अब देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, गूगल ने गूगल कोलैब जैसी चीज़ें लॉन्च कर दी। यानी आप कोडिंग भी ऑनलाइन कर रहे हो सारी, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। गूगल कोलैब यही चीज़ है ना कि हम क्या कर रहे होते हैं, वही एनाकोंडा ये एक तरह का सेम, लेकिन हम ओवर द एयर काम कर रहे हैं। आपका सारा डाटा गूगल ड्राइव पे सेव भी होता जा रहा है, सिस्टम बंद होता है, कुछ भी आग लग जाती है, आपका डाटा महफूज है। तो ये बेसिकली क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, समझ आया। अच्छा, तो कुछ चीज़ें यही ऐसी लिखी हुई हैं कि बेसिकली ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एक्सेस करता है मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। एज़्योर पे उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च की हुई हैं जिसकी वजह से जो आप कह लो कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि अपनी चीज़ों को महफूज करते हैं, वहाँ पे जाके मैनेजमेंट करते हैं उन चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लाउड का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट कह दो या ओवर द एयर कह लो,
ठीक है। और उसमें देखो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपके पास आउटलुक का अकाउंट है या हॉटमेल का अकाउंट है तो उसको लॉगिन करो और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा का पूरा इंटरफेस अपने ब्राउज़र पे खोल सकते हो। यानी वो आप डायरेक्ट ही जो है ना, आपके पास अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो वो वर्ड पे भी कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह पावर पॉइंट भी आ गया है, एक्सेल भी आ गया, वन नोट भी आ गया इवन, ठीक है। और कुछ इन चीज़ों को मशीन लर्निंग और डाटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने गूगल कोलैब की मिसाल दी आपको कि वो डायरेक्टली जो है, अगर फर्ज करो कोई डाटा सेट है गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है और वो जिप पड़ा हुआ है, जिप डॉट जिप कमांड के साथ बंद हालत में, ठीक है। डायरेक्ट आप उसको गूगल कोलैब पे लेके आओ, वहीं पे अनजिप कर लो। हम क्या कर रहे हैं अभी हम ये करते हैं कि पहले डाटा मैं आपको यूएसबी में दे रहा हूँ या उसको पहले ड्राइव पे डालता हूँ, फिर लिंक देता हूँ, फिर उसको आप डाउनलोड करते हो, अनजिप करते हो, कहीं सिस्टम में जाके रखते हो, फिर उसके बाद उसको इंपोर्ट करते हो, फिर उस पर प्री प्रोसेसिंग या जो भी करते हो। इसमें देखो ना, अगर जो गूगल कोलैब यूज़ करने वाले लोग हैं, गूगल ड्राइव पर डाटा पड़ा हुआ है, डायरेक्ट ही इंपोर्ट किया, वहीं पे अनजिप किया और वहीं पे उसकी कोडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड पे जाना शुरू हो गई हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ें फ्री नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये, अब देखो कोई भी इंसान कोई बिजनेस लॉन्च करता है, उसका मकसद क्या होता है? मनी अर्न करना, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ें बेचो और लोगों का डाटा महफूज करो और जो है पैसे कमाओ। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरह का ना एक कॉन्सेप्ट भी चला था कि फेसबुक बहुत से लोग यूज़ करते हैं और एक अकाउंट कुछ ऐसा बनाते हैं और कुछ टाइम बाद उसको डिलीट कर देते हैं। तो वो कहा जाता है कि वो कहते तो हैं कि 30 डेज़ में हम रिमूव कर देंगे आपका, लेकिन वो एक्चुअली रिमूव नहीं हो रहा होता है। आप उसको दोबारा भी लॉगिन कर सकते हो कुछ अरसे बाद और आपकी वही चीज़ें जो है वो दोबारा रिट्रीव हो जाती हैं। तो ये चीज़ बेसिकली होता है सम टाइम। बाद दफ़ा ये है कि उनके सिस्टम में आग लग गई तो फिर आपका कुछ ना कुछ डाटा जो है वो, लेकिन उनके पास बैकअप प्लान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये चीज़ भी तो हो सकती है, अब जैसे मैंने मिसाल दी ना कि कुछ भी हो जाए, सिस्टम ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, अब उनके सिस्टम में भी तो आग लगे। उन्होंने हमेशा बैकअप प्लान रखा होता है, प्रीवियस में पे कर रहे हैं ना हम उनको, तो उन्होंने हमारा डाटा हर हाल में महफूज रखना है। तो उनके पास मल्टीपल बैकअप प्लान्स होते हैं कि भाई ये चीज़ अगर यहाँ से रिमूव हो जाती है तो किस तरह से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सारी। और बाकी आगे क्या है, अब देखो चैट जीपीटी भी इसका हिस्सा है। चैट जीपीटी ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो किसी सर्वर पे ये चीज़ें चल रही हैं और आपको रियल टाइम पे काम मिल रहा है, तो वो भी एक क्लाउड का हिस्सा है अगर टेक्निकली देखा जाए तो। अच्छा, अब इसके अलावा और चीज़ें भी आ गई हैं, बार्ड आ गया गूगल का, या फिर जो है क्या नाम है, बिंग आ गया है। तो ये सारी चीज़ें भी अब ओवर द एयर ही काम कर रही है ना। हम कोई इंस्टॉल तो नहीं कर रहे कोई चीज़, या हमने अलग से कोई अपना चैट जीपीटी सिस्टम में रखा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम ओवर द एयर ही काम कर रहे हैं या ओवर द इंटरनेट काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वाई, इसी जैसे आपने पूछा था ना कि यही क्यों हम करें, तो इसका सिंपल सा मिसाल ये है कि ये एक तो पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, और भी हैं लोग कोर्सेरा से भी करते हैं काफ़ी सर्टिफिकेट्स, लेकिन इसकी जो है ना पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी ज़्यादा है। और ये इसका कोड है AI 900। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 900 का मतलब है इसमें 900 नंबर होता है, ठीक है। तो अच्छा, आगे बात करते हैं कि AI 900 में है क्या। वो मैंने आपको बताया था कि मोर फोकस ऑन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, कोड कोई नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप होंगे कि आपने ये चीज़ उठा के ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करनी है, ठीक है। और कोड कोई नहीं होगा, मतलब कोडिंग कोई नहीं होगी। अगर आपको पाइथन नहीं आती कोई मसला नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कौन सी होती हैं। एक तो पाइथन होती है, और कौन सी होती है, R होती है, और नहीं जावा कहाँ होती है। लेकिन जो टेक्निकली देखा जाए ना, टेक्निकली दो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे पास। ये सवाल लास्ट टाइम भी आया था, उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, जिसमें से पाइथन और R, ठीक है ना। R का मतलब खाली R, इस तरह से ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, पाइथन और R। और मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत से लोग मैटलैब का नाम भी लेते हैं, लेकिन मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उस पर भी कुछ मशीन लर्निंग के मॉडल जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो पाइथन और R भी होती है, हमने सीखी नहीं है, तो वो भी उस पर भी काम हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है कि इसमें क्या आता है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कि टोटल मार्क्स 900, ठीक है, पासिंग मार्क्स 700, ठीक है। और यानी आपके पास मार्जिन बहुत कम है, यानी अगर आपके पास 699 भी अगर आपके आते तो आप फेल हो, मतलब इनके मुताबिक। तो लास्ट टाइम एक बच्चे के 699 भी आए थे, वो फेल हो गया था। तो 700 नंबर होते हैं और MCQs होंगे 30 से 35 के करीब, ठीक है, जिसमें आपके पास MCQs फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं,
ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी फर्ज करो आपके पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, उनको उठा के ड्रैग करके वहाँ ड्रॉप करना होता है जस्ट, ठीक है। और ऑफर कौन कर रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो ऑफर कर रही है, लेकिन थ्रू चैनल, वो चैनल कौन सा है, पियरसन वीयूई, ठीक है। और $55 इनकी फीस है, और पाकिस्तान में जो है वो इनसे आपकी जो रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं वो करवा के देते हैं कॉर्बेट वाले, ठीक है। और आगे जो हमने बात की कि इसका सिलेबस में आपके पास AI 20 से 25% कवर होगा, मशीन लर्निंग भी 25 से 30% कवर होगा, CV 15 से 20। अच्छा, इसलिए मैंने CV पढ़ाई थी ताकि आउटलाइन में आपकी CV नहीं है, कंप्यूटर विजन, लेकिन अब यहाँ पढ़ लिए तो आपको आइडिया हो गया होगा कि CV बेसिकली क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये सवालात इसके आते हैं। और NLP तो हमने पढ़ी ऑलरेडी, तो उसका भी 25 से 30% तक का जो है वो कवर हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ी डिटेल बात करें, AI में क्या होगा, डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, डाटा को स्प्लिट करना, उसको मर्ज करना, उसको सेट करना, उसमें जो नन वैल्यूज है उनको रिमूव करना, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग में। अब मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ CV अप्लाई हो सकती है कि नहीं, तो ये एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होगा कि आपको एक ऐसा सिनेरियो दिया जाएगा वर्ड्स की फॉर्म में, आपसे पूछा जाएगा क्या कंप्यूटर विजन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, तो सवाल यस और नो में भी हो सकता है। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। NLP का क्या रोल होगा, इस आपको एक सवाल दिया जाएगा तो वहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे NLP अप्लाई हो सकती है, यहाँ पे NLP का कुछ रोल होगा या नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सुटेबल ML टाइप, यानी एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे रिग्रेशन लगेगी, क्लस्टरिंग लगेगी या क्लासिफिकेशन लगेगा, तो इस तरह के सवालात हो सकते हैं। मशीन लर्निंग की बात करें तो रिग्रेशन सिनेरियो, अब थोड़ा डीप में जा रहा है वो, कि ये है जैसे मैंने मिसाल दी ना कि वाटर सी लेवल प्रिडिक्ट करना फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैंने ग्रुप में एक सवाल इस तरह का सेंड किया था, वो बेसिकली किस मशीन लर्निंग रिग्रेशन का सिनेरियो बेसिकली है, रिग्रेशन है, लीनियर है, मल्टीपल है, लॉजिस्टिक है, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन का कोई सवाल दिया जाएगा तो क्लासिफिकेशन के हवाले से कुछ पूछा जा सकता है। क्लस्टरिंग बेसिकली ये होती है कि आपके पास डाटा लेबल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। इस पर हमने वैसे बात की थी मशीन लर्निंग में, इस पर काम नहीं किया हमने इस पर, लेकिन हमने थोड़ा सा डिस्कशन की थी इस पर। तो फीचर्स एक सवाल है, और पूछेगा इसमें फीचर्स कौन से हैं, ये 2 कॉलम्स फीचर्स के हैं या ये 2 कॉलम्स लेवल के हैं, पूरा कॉलम बना देगा ऊपर आपको कि ये डाटा है ये सारा, इसमें बताओ लेबल कौन कौन सा कॉलम है, फीचर्स कौन कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है। ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग डाटा कौन सा होगा, टेस्टिंग डाटा कौन सा होगा, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। वैलिडेशन क्या चीज़ होती है, यानी हम ट्रेनिंग करते हैं और वैलिडेशन किस पे करते हैं, टेस्ट डाटा पे, ठीक है ना, याद है ना या भूल गए हो। अच्छा, CV में क्या हो सकता है, CV में इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और OCR क्या चीज़ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, CV है आपकी CV जो है वो लेट से गुम हो गई है PDF की फॉर्म में या वर्ड की फॉर्म में, आपके पास सिर्फ उसका प्रिंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोई ऐप आजकल इस तरह की काफ़ी ऐप्स आ गई हैं, कैम स्कैनर जो बड़ी मशहूर है, उसमें आप उसको क्या करोगे, थ्रू ऑप्टिकल क्या मतलब, कैमरा एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। थ्रू ऑप्टिकल उसके जो कैरेक्टर्स हैं यानी वर्ड्स, उनको रिकॉग्नाइज कर लेना, तो दिस थिंग इज कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इस तरह का सवाल आ सकता है आपके पास। और NLP में की फ्रेज एक्सट्रैक्शन क्या होती है, यानी हम जो उसकी टोकनाइजेशन कर देते हैं और उसमें जो भी सेंटीमेंट एनालिसिस करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड रिकॉग्निशन, कि भाई ये वर्ड जो है किस तरह का है, जिसमें NER आ जाता है, पर्सन है, नाम चीज़ जगह, तो वो इस चीज़ में आ जाती है। सेंटीमेंट एनालिसिस तो डिटेल में पढ़ाया था क्या होता है, जज्बाती जो एनालिसिस होता है, ठीक है। और स्पीच रिकॉग्निशन में हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ हुए हैं, तो उनका चैटबॉट्स में क्या क्या एल्गोरिदम यूज़ हो सकते हैं, नहीं हमने पढ़ा नहीं है। इसमें NLP यूज़ होता है, मल्टीपल जो है ना, जो बेसिक है ना, मतलब चैटबॉट्स की जब बात जहन में आए ना कि भाई चैटबॉट यानी जैसे ChatGPT एक चैटबॉट है, बिंग एक चैटबॉट है, यानी आप बात कर रहे हो उससे, तो चैटबॉट्स बेसिकली आपके जहन में पहली चीज़ की आनी चाहिए NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी आप बात कर रहे हो तो जब भी चैटबॉट्स की बात आए तो इतना जहन में रखो। अभी वैसे तो ये डिटेल टॉपिक है, हमने पढ़ा नहीं है, तो लेकिन इतना जहन में होना चाहिए कि थ्रू चैटबॉट जो है वो हम NLP के जरिए काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, डिटेक्ट एंड रीड। डिटेक्ट, इस सवाल को ना पास करने का बड़ा आसान तरीका है, सवाल में ही आंसर छुपा होता है। डिटेक्ट
डिटेक्शन हमने पढ़ी है, डिटेक्ट एंड रीड कार रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो कार पे नंबर प्लेट लगी होती है ना, इसे आमतौर पे रजिस्ट्रेशन प्लेट भी कहा जाता है, इन एन इमेज। ये किस टाइप का सिनेरियो है? डिटेक्ट एंड रीड कार रजिस्ट्रेशन प्लेट, एक इमेज है आपके पास कार की, उसमें आगे नंबर प्लेट पे ना उसको डिटेक्ट करना है और रीड करना है, क्या लगेगा? चार ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कार कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर और एनोमली डिटेक्शन। ओसीआर यानी ओसीआर क्या होगा? डिटेक्ट कर लिया उसने ओसीआर के जरिए और रीड भी कर लिया। रीड सिर्फ ओसीआर करवा सकता है, कैरेक्टर तो सिर्फ क्या करेगा, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में तो खाली नंबर प्लेट है कि नहीं है इतना पता चल सकता है हमें, कैरेक्टर में उसके जस्ट कैरेक्टर चेक करेगा, लेकिन ओसीआर में क्या करेगा, उसको डिटेक्ट भी कर लेगा, साथ में रीड भी कर लेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और एनोमली डिटेक्शन तो खैर होगा नहीं, इसकी बात आगे करते हैं क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक एग्जांपल और, आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल वैल्यूज। देखो न्यूमेरिकल पहले क्लियर होगा, रिग्रेशन है, अब कौन सा रिग्रेशन है वो बाद में देखेंगे। आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट the number of the chances of dogs becoming ill based on their age and body fat। यानी ऐसी चीज़ों को चेक करना न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कि भाई जो डॉग है वो बीमार हो रहा है बेस्ड ऑन देयर एज एंड बॉडी फैट, ठीक है। तो क्या होगा? लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। लीनियर तो नहीं होगा, आपके पास दो हैं, देयर एज एंड बॉडी फैट, दो कॉलम्स हैं आपके पास, और आपने क्या चेक करना है? वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट द चांसेस ऑफ बिकमिंग इल, बीमार है या नहीं है, ये तो किस चीज की प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन उसने कंफ्यूज ऐसे किया आपको, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा इसमें। एमएल कैसे लगेगा? बेस्ड ऑन देयर चांसेस बिकमिंग इल, है या नहीं है, दो कैटेगरीज बन गई हैं यहाँ पे। आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, कुछ फॉरकास्ट नहीं कर रहे, फीचर एक से ज्यादा होंगे, उन्हीं की लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने ये काम तो किया था। हमारे पास क्या होता था? हमारे पास चार कैटेगरीज होती थी फ्लावर की, आयरिस फ्लावर की, और हमारे पास फीचर कितने होते थे? सेपल विड्थ, सेपल हाइट, पिटल विड्थ, पिटल हाइट, चार हमारे पास फीचर होते थे। हम क्या करते थे? सेतोसा है, वर्सिकलर है, वर्जिनिका है, तीन चेक करते थे। यहाँ पे दो ही बातें पूछी है, इल होगा या नहीं होगा, और दो हमारे पास फीचर्स हैं, एज और बॉडी फैट। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बात कंफ्यूज, यानी न्यूमेरिकल कह के ना कंफ्यूज पहले कर दिया उसने, लेकिन बात थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। वो फिर लॉजिस्टिक की जगह आपको नीचे एक और दे देगा जिसमें लिखा होगा SVM या कुछ और, तो SVM भी यूज, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्लस्टरिंग तो हो ही नहीं सकती, वो तो डाटा लेबल्ड ही नहीं है। मल्टीपल इसलिए लगेगी क्योंकि सिनेरियो आपके पास दो आ रहे हैं, लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि दो चीज़ें आ गई हैं आपके पास। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जो हमारे पास ऐसा रिग्रेशन है जो कि क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये थोड़ी सा एक ज़रा डिफरेंट सिनेरियो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये दो सवाल मैंने वहीं से लिए हैं, ठीक है। और अच्छा, एक यहाँ पे वर्ड आया था एनोमली डिटेक्शन का, ये अक्सर जिक्र होता है, ये क्या होता है? ये बेसिकली डाटा कलेक्टेड, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डाटा कलेक्टेड ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल चेंजेस। यानी एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि मतलब कंटिन्यूसली रन कर रहा होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका डाटा चेक कर रहा होता है। जैसे होता नहीं है हॉस्पिटल्स में जो सिस्टर्स होती हैं, नर्स होती हैं, वो आके चेक करती हैं हम आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका BP कितना है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो वो बेसिकली एक तरह का क्या सिनेरियो है? एनोमली डिटेक्शन का सिनेरियो है कि एनोमली डिटेक्शन ऐसा है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल चेंजेस, ठीक है। तो यानी अब हो सकता है कि भाई नर्स ने जो है वो कोई ब्लड प्रेशर चेक किया है जो कि उसने शूट कर गया, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार हो गया मरीज़, तो इस तरह की चीज़ें। तो इस चीज़ को कहते हैं एनोमली डिटेक्शन। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा। सेंटीमेंट एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा किया हमने, ठीक है, ये पता ये सबको क्या होता है। अच्छा, और की फ्रेज एक्सट्रैक्शन, की फ्रेज एक्सट्रैक्शन भी बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस की तरह होता है। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से देख रहे होते हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें न्यूट्रल भी हो सकता है बंदा, या विद द हेल्प ऑफ पॉइंट भी हो सकता है कि उसने 4 पॉइंट दिए, 5 पॉइंट दिए, 6 पॉइंट दिए। तो की फ्रेज में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है, और की सेंटीमेंट एनालिसिस में बेसिकली 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है।
और NER भी हमने पढ़ा है। NER क्या होता है? नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, जिसमें हम कोई हमारे पास डाटा होता है, उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ये नाम है, ये पर्सन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस तरह की चीज़ें। बाकी इस तरह के सवाल जवाब भी आते हैं। आप ये एक टेस्ट लेते हैं तो आइडिया हो जाएगा आपको। और प्रिपेयर कैसे करना है, इसका तरीका है डम्प्स। डम्प्स क्या होता है? डम्प्स जो होता है बेसिकली ये एक टर्मिनोलॉजी है, और ये टर्मिनोलॉजी तब यूज़ होती है जब हम कहते हैं कि पास्ट पेपर्स को एक जगह पे कलेक्ट कर देना, दिस थिंग इज कॉल्ड डम्प्स। तो हम क्या करेंगे, पिछले जितने भी हमारे पास कोई डाटा हमारे पास मौजूद है उसको हम तैयार कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे इसकी। देखो मैंने आपको पढ़ाया है, अव्वल तो आपके पास नॉलेज काफ़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जो कि ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। मैं ना आपको ग्रुप में ना 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ अभी। एक तो शेयर करता हूँ, मेरे पास एक PDF फाइल है जो कि मुझे कॉर्बेट वालों ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये पिछले कुछ 1-2 सालों में आने वाले सवाल हैं, इनको हमने एक PDF में कंपाइल किया है और 100 के करीब वो MCQs हैं, वो आपने लाजमी तैयार करना है। लास्ट टाइम जिन्होंने वो तैयार किए थे सारे पास हो गए थे, ठीक है। वो चीज़ थी डम्प्स। डम्प्स मैं भी आपको दे देता हूँ PDF की फॉर्म में, और हर सवाल का MCQs का आंसर लिखा हुआ है, उसकी वजह भी लिखी हुई है कि ये अगर आंसर होगा क्यों होगा, ठीक है। उन्होंने बड़ा मेहनत करके वो फाइल बनाई है, तो वो फाइल मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी, वो आपने तैयार करनी है। और कल से जो सारे टेस्ट होंगे उसमें से या कुछ मिलते जुलते उन्हीं में से होंगे। आज एक इनिशियल टेस्ट रखा है 15 MCQs का, ताकि आपको आइडिया होकर इस लेवल पे आपकी क्या तैयारी है, ठीक है। वो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। बाकी ये चीज़ इतना ही है, तो कोई सवाल अगर किसी का हो तो ज़रा समझ आ गई है।